नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक मज़ेदार तरीके से हम समझते हैं, एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे रक्त का थक्का कैसे जमता है, यानी ब्लड में क्लॉटिंग कैसे होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार एग्ज़ाम में आता है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है, कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन जिम्मेदार होता है, कौन सा रुधिर प्रोटीन जिम्मेदार होता है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में बार बार आती हैं और हम बार बार पढ़ते हैं, रखते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फिर आइए आज इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं और उसको सॉलिड है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, इस तरह से पढ़ते हैं। तो यानी है क्या हमारा टॉपिक, रुधिर का थक्का जमने की क्रियाविधि कैसे जमती है। तो हमारा जो रुधिर होता है 4 स्टेप्स में ये जमता है, यानी इसमें ब्लड क्लॉटिंग हमारी 4 स्टेप में होती है। तो पहला स्टेप क्या है, मतलब रुधिर का बाहर आना, यानी कि रुधिर चोट कहीं लगी, मान लीजिए रुधिर बाहर आया, तो फिर रुधिर बाहर आएगा तभी तो रक्त का थक्का जमेगा। क्योंकि हमारा जो रुधिर है इसमें 2 क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्या, एक होना चाहिए इसमें क्या, स्कंदन पदार्थ होना चाहिए, स्कंदन, और एक होता है क्या, प्रतिस्कंदन पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, यानी कोगुलेटिंग और एंटी कोगुलेशन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, स्कंदन का मतलब कोगुलेटिंग एलिमेंट और प्रतिस्कंदन का मतलब एंटी कोगुलेंट एलिमेंट, दोनों। यानी हमारे रुधिर में दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। स्कंदन का मतलब रुधिर को जमाने वाले भी पदार्थ होने चाहिए और रुधिर को ना जमने वाले पदार्थ भी होने चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा रुधिर हमारी नलिकाओं में, यानी हमारी वाहिनियों में, ब्लड कैपिलरीज में बह रहा है, तब तक ज़रूरी है कि रुधिर का थक्का ना जमे। इसका मतलब रुधिर में कुछ ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो हमारे रुधिर का थक्का जमने ही ना दे। ठीक है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होने चाहिए कि जब तक हमारा रुधिर हमारी धमनियों में, हमारी शिराओं में, हमारी कैपिलरीज में बह रहा है, तब तक रुधिर का थक्का ना जमे। और रुधिर में एक क्वालिटी और होनी चाहिए कि जैसे ही रुधिर शरीर से बाहर निकलना शुरू हो तो रुधिर में कुछ ऐसा भी पदार्थ होना चाहिए कि रुधिर जैसे शरीर से बाहर निकले, रुधिर में थक्का जमना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जब तक अंदर है थक्का ना जमने वाली चीज़ें होनी चाहिए, बाहर निकल रहा है तो थक्का जमना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि थक्का नहीं जमेगा तो लगातार रुधिर स्राव होने की वजह से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो इस वजह से दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं जमना क्यों ज़रूरी है और जमाने के लिए, यानी क्लॉटिंग के लिए कौन कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, तो यानी हमने कहा 4 स्टेप्स में जमता है रुधिर का थक्का हमारा। तो पहला स्टेप है, मान लीजिए रुधिर बाहर आया, क्योंकि बाहर आने के बाद ही जमेगा, अंदर तो जमता नहीं है। तो रुधिर हमारा चोट लगी बाहर आया, तो उसके बाद रुधिर के साथ साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन भी बाहर निकलता है, जो कि रुधिर में होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बाहर निकला, और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, इसका काम क्या है, ये एक्चुअली रुधिर का थक्का नहीं जमा रहा है। इसका काम समझिए क्या कर रहा है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जो होता है, हमारा एक प्लाज्मा प्रोटीन आपने नाम सुना होगा, हमारे रुधिर में पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन, ये एक्चुअल में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और इसको एक्टिव कौन करेगा, इसको एक्टिव करता है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने का काम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का। अब प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा तो ये इसके अकेले की बस की बात नहीं होती कि एक्टिव कर सके। तो ये हेल्प लेता है विटामिन के और कैल्शियम आयन, यानी विटामिन के और कैल्शियम आयन की मदद से ये क्या करता है, ये हमारे प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाता है। यानी अगर पूछा जाए प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन, यानी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब क्या ये थ्रोम्बिन ब्लड का थक्का जमा देगा, तो नहीं, ये भी ब्लड का थक्का नहीं जमाएगा। तो फिर ये क्यों निकला है, इसका क्या काम है, तो थ्रोम्बिन का काम होता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है, तो थ्रोम्बिन करेगा फाइब्रिनोजन को ना। जो फाइब्रिनोजन होता है ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, तो फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में तो काम नहीं कर पाएगा, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो फाइब्रिनोजन को एक्टिव करने के लिए आता कौन है, थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन आएगा, फाइब्रिनोजन को एक्टिव करेगा, और फाइब्रिनोजन एक्टिव होकर क्या बनाएगा, फाइब्रिन। तो यानी फाइब्रिन एक्चुअल में हमारे ब्लड का थक्का जमाने के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो कौन है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, क्योंकि यही फाइब्रिनोजन जब एक्टिव होता है, फाइब्रिन बनाता है, तो यही फाइब्रिन जो होता है वो जहाँ पर हमको चोट लगी है वहाँ पर ऐसे जाल अनुमा संरचना बना लेता है, जिसको हम कहते हैं पपड़ी जम गई है या फिर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है। व्यवहारिक भाषा में इसको जो भी नाम देते हो, तो इसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, तो यानी अब हम समझ लेते हैं कि रुधिर का थक्का जमाने में क्या क्या है। तो हमारा क्या क्या आगे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, तो कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, यही 2 है। तो यानी प्रोथ्रोम्बिन और
फाइब्रिनोजन, ये दोनों हैं क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। अगर पूछा जाए कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन, ये दोनों। अब अगर पूछा जाए आपसे, चाहे फाइब्रिन कहिए चाहे फाइब्रिनोजन कहिए, एग्जाम में ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, फाइब्रिनोजन देगा तो भी सही है, क्योंकि फाइब्रिनोजन ही फाइब्रिन का इनएक्टिव फॉर्म है। चाहे थ्रोम्बिन दे चाहे प्रोथ्रोम्बिन दे, दोनों एक ही, बस एक इनएक्टिव है एक एक्टिव है, दोनों फॉर्म तो एक ही है, बस एक्टिव इनएक्टिव है। तो यहाँ पे अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए कौन सा तत्व है, यानी या फिर कौन सा आयन है जो हमारे रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, कौन सा मतलब धातु है, कौन सा आयन, कौन सा तत्व, तो हम कहेंगे क्या, कैल्शियम आयन। यानी कैल्शियम आयन जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए अच्छा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, तो विटामिन अगर पूछा जाए तो आपको सबको रटा ही होगा, विटामिन के। ठीक है, यहाँ पे आप सबको देख रहे हैं ना, कैल्शियम आयन, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन सब आ गए। ठीक, अब सवाल उठता है, मान लीजिए पूछा है आपसे क्वेश्चन कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, और ऑप्शन में आपका प्रोथ्रोम्बिन भी दे दिया है, ऑप्शन में आपके फाइब्रिन भी दे दिया है, तब यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो आप देखेंगे एट लास्ट कौन रक्त का थक्का जमा रहा है, तो देखा जाए तो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन सब केवल मदद कर रहे हैं, रक्त का थक्का तो फाइब्रिन ही जमा रहा है ना। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन दोनों दे दिया है आपके ऑप्शन में, तो आपका सही ऑप्शन क्या माना जाएगा, फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन। ये दोनों साथ में कभी नहीं देगा, फाइब्रिनोजन देगा या फाइब्रिन देगा, तो फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन सही होगा। हालांकि मदद प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन भी कर रहे हैं, मदद थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन भी कर रहा है, मदद कैल्शियम आयन भी कर रहा है, मदद विटामिन के भी कर रहा है। तो इतनी चीज़ें हैं, यानी आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। तत्व या आयन पूछे तो कैल्शियम आयन, विटामिन अगर पूछे तो विटामिन के हमारे रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमको ये समझना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए वो कौन सा एग्जाम में कई बार आया है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, तो वो कौन सा, यानी अगर भाषा बदल दे कि बताइए रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ क्या होता है, एंटीकोगुलेंट एलिमेंट क्या है, यानी जो रक्त का थक्का नहीं जमने दे रहा है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है हमारा हिपैरिन। ठीक है, यानी हिपैरिन होता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम आयन, विटामिन के, ये सब रक्त का थक्का जमने में सहायता करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आपसे इस तरह क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बताइए हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति, यानी जिन्हें हीमोफीलिया हो जाता है, हीमोफीलिया रोग तो सुना ही होगा। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये होता है क्या, एक्स क्रोमोसोम डिजीज़ होता है, यानी इसका जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ये सब तो आपका दूसरे चैप्टर में चलेगा, लेकिन हीमोफीलिया रोग का लक्षण अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसके रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो पूछता है हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में निम्नलिखित में से क्या चीज़ नहीं पाया जाता है। आपको ऑप्शन में दे देगा क्या, मान लीजिए ऑप्शन दे दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन की फाइब्रिन, क्या नहीं पाया जाता है। तो जब भी हीमोफीलिया से रिलेटेड चीज़ें आए तो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में पाया क्या नहीं जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। उसमें थ्रोम्बिन भी होगा, उसमें प्रोथ्रोम्बिन भी होगा, उसमें फाइब्रिनोजन भी होगा, विटामिन के भी रहता है, कैल्शियम आयन सब कुछ रहेगा, लेकिन उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, सबसे मेन चीज़ क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन ही तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर रहा है। अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन नहीं रहेगा तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कौन करेगा। प्रोथ्रोम्बिन अगर एक्टिव नहीं होगा तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन एक्टिव नहीं रहेगा तो फाइब्रिनोजन नहीं बनेगा, फाइब्रिनोजन नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। यानी हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, मतलब जहाँ से शुरुआत हो रही रक्त का थक्का जमने में, शुरुआती चीज़ ही नहीं पाई गई, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया आपको कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और आपका एक ओवरऑल हो गया रुधिर का थक्का जमने की क्रियाविधि। ठीक है, अब ऐसे ही रोचक फैक्ट्स लेकर आपके साथ अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।